मलेरिया, फाइलेरिया और प्लेग, तीन डिजीज हमें पढ़नी थी इसमें। पहली मलेरिया। मलेरिया क्या है? प्रोटोजोअल इन्फेक्शन है, प्लाज्मोडियम फैमिली है, उससे फैलता है, प्रोटोजोअल इन्फेक्शन है। मलेरिया का इन्फेक्शन क्या है? प्रोटोजोअल, ये याद रखिएगा, इट इज एन प्रोटोजोअल इन्फेक्शन। प्रोटोजोअल इन्फेक्शन कॉजेटिव एजेंट क्या है? प्लाज्मोडियम से फैलते हैं। प्लाज्मोडियम कई किस्म के हैं, मल्टीपल प्लाज्मोडियम, जिसमें से चार सबसे कॉमन है। प्लाज्मोडियम फाल्सिफेरम, वाइवैक्स, मलेरिया और यहाँ पे ओवेल होना चाहिए था। प्लाज्मोडियम, ओवेल, ये चार बेसिक टाइप्स हैं प्लाज्मोडियम की जिनसे मलेरिया फैलता है। हाँ? और इसका जो कॉजेटिव वो है वेक्टर, जिससे ये फैलता है, वेक्टर जो इसको फैलाते हैं, मल्टीपल। इसका कॉमन वेक्टर क्या है मलेरिया का? फीमेल एनोफिलीज। हाँ, फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो। ज्यादातर देखिए फीमेल ही ये सब काम करते हैं, हाँ, मेल बेचारे बचे रहते हैं। तो फीमेल मॉस्किटो, जो फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो जो है, ये फैलाता है मलेरिया का इन्फेक्शन। अब इसमें से अकेले हिंदुस्तान में 55 स्पेसीज हैं एनाफिलीज की, 55 स्पेसीज हैं एनाफिलीज की, लेकिन उसमें से कुछ बहुत कॉमन है, जिनसे सबसे कॉमन, मोस्ट कॉमनली जो फैलता है। तो दो सबसे कॉमन स्पेसीज निकल के एनाफिलीज क्यूलिसीफेसिस एंड स्टेफेंसाई, एनाफिलीज स्टेफेंसाई। इसको क्यूलिसीफेसिस, ये वेक्टर है रूरल मलेरिया का, मतलब जो देहात का इलाका है वहां के लिए जो मलेरिया का वेक्टर है वो एनाफिलीज क्यूलिसीफेसिस, याद है। और एनाफिलीज स्टेफेंसाई, ये अर्बन मलेरिया का वेक्टर कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसकी जो ब्रीडिंग होती है वो ओवरहेड टैंक्स में, साफ पानी में होती है, लेकिन ओवरहेड टैंक्स में है। अब ओवरहेड टैंक्स क्यों इसको कहा गया अर्बन मलेरिया का ये वेक्टर है? ओवरहेड टैंक्स, अब से कुछ साल पहले की बात अगर की जाए तो गांव में पानी की टंकी नहीं मिलती थी, ज्यादातर हैंडपंप का यूज होता था। ओवरहेड टैंक ज्यादातर शहरों में ही थे उस वक्त, तो इसलिए इसको अर्बन मलेरिया का वेक्टर भी कहा जाता है। तीसरा जो है एनाफिलीज फ्लूविटाइलिस, हाँ, फ्लूविटाइलिस, ये बहुत ही एफिशिएंट वेक्टर था। ये क्या? ये हिली एरियाज का वेक्टर है। अगर हम बात करें इसकी, ये हिली एरियाज का था। मूविंग वाटर में भी ये ब्रीडिंग करा देता था, एनाफिलीज फ्लूविटाइलिस। ठीक, ये मूविंग वाटर में भी इसकी ब्रीडिंग हो जाती थी। लेकिन मेन जो है हमारे पास जो एनाफिलीज के जो हमको याद रखने हैं, ये दो, एनाफिलीज क्यूलिसीफेसिस और एनाफिलीज स्टेफेंसाई। स्टेफेंसाई क्या है? ये अर्बन मलेरिया का वेक्टर है, ओवरहेड टैंक्स में ये ब्रीडिंग कराता है। और रूरल मलेरिया का वेक्टर एनाफिलीज क्यूलिसीफेसिस। ठीक, ये मलेरिया प्रोटोजोअल इन्फेक्शन है, प्लाज्मोडियम से फैलता है और इसका वेक्टर फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो। ठीक, ये चीज। अब इनके इंक्यूबेशन पीरियड, प्लाज्मोडियम जो वेरियस टाइप्स हैं, फाल्सिपेरम के 8 to 17 डेज है, 8 से 17 दिन का इसका इंक्यूबेशन पीरियड है। वाइवैक्स का 9 to 14 डेज, प्लाज्मोडियम मैलेरी 18 to 40 डेज, और 16 to 18 डेज ओवेल का है, प्लाज्मोडियम ओवेल। अब इसमें सबसे कॉमन जो, अब इसमें भी जो मोस्ट कॉमन इन्फेक्शन है यही दो हैं मलेरिया के जो फैलाते हैं, फाल्सिफेरम और वाइवैक्स। और ये दोनों जो मिलके ना अराउंड 2 to 5% टोटल मलेरिया का इन्फेक्शन करते हैं। इंडिया में ये दोनों सबसे कॉमन है, फाल्सिफेरम और वाइवैक्स। ओवेल और मैलेरी ये दोनों अफ्रीकन कंट्रीज में ज्यादा कॉमन है, हमारे यहाँ नहीं होता है, इसका इन्फेक्शन बहुत रेयरली होता है। हमारे यहाँ बस फाल्सिफेरम और वाइवैक्स का होता है, इसलिए ट्रीटमेंट गाइडलाइन में भी सबसे ज्यादा इन्हीं दोनों को फोकस किया जाता है। अब इसमें एक चीज, मलेरिया की जैसे सबसे खास पहचान क्या है? राइगर एंड चिल्स, बुखार है, तेज बुखार आता है, साथ में क्या आता है? राइगर एंड चिल्स। जो राइगर्स होते हैं, इसमें ना कहते हैं कपकपी आ रही है, जो राइगर्स होते हैं वो एक खास वजह से होते हैं। क्यों होते हैं? देखिए मलेरिया की जो लाइफ साइकिल है वो दो उसमें बटी हुई है। हाँ, एक होती है एसेक्सुअल साइकिल, एक होती है सेक्सुअल साइकिल। एसेक्सुअल को सीजोगोनी भी बोलते हैं।
और इन दोनों का इंटरमीडिएट फॉर्म, जब देखिए मलेरिया का जो इन्फेक्टिव, जो इसका प्लाज्मोडियम का जो इन्फेक्टिव पार्ट है, जो जो इन्फेक्शन, जो मतलब जिसको हम कहते हैं ये इन्फेक्शस है, इसमें कई तरीके के होते हैं। इसमें सबसे जो इन्फेक्शस है वो होता है स्पोरोजोइट। ये जो स्पोरोजोइट फॉर्म है ये इन्फेक्शस फॉर्म है, ये इन्फेक्शस फॉर्म है। और जब ये कहाँ होती है, फीमेल एनाफ्लीज के प्रोबोसिस जो जिसको बोलते हैं, जिससे वो डंक लगा के जिससे वो खून चूसती हैं, प्रोबोसिस इसको बोलते हैं। हाँ, जो उसका डंक होता है मच्छर का, जिससे वो खून चूसता है, उसके सलाइवरी ग्लैंड में होते हैं, सलाइवरी ग्लैंड से वो उसी से अटैच होता है। और जैसे ही ये किसी इसने किसी को, मतलब किसी आदमी को या फीमेल को काटा, तो ये क्या, ये इसके प्रोबोसिस में थे, सलाइवरी ग्लैंड में थे, वहां से ये कहाँ ट्रांसफर हुए, उस इंसान के अंदर ट्रांसफर हुए। अब जैसे ही उस इंसान के अंदर ट्रांसफर हुए, ए सेक्सुअल साइकिल वहां से स्टार्ट हो जाती है। और सबसे पहले ए सेक्सुअल साइकिल जब ब्लड स्ट्रीम में है, ब्लड से ये जाता है कहाँ है, लीवर में। लीवर में इसको कहते हैं इरेथ्रोसाइटिक मल्टीप्लीकेशन। वहां पे जो है लीवर पेरेन्काइमल सेल्स में, सॉरी, इग्जो इरेथ्रोसाइटिक बोलते हैं, इग्जो मतलब इरेथ्रोसाइट, खून के बाहर अभी इसका मल्टीप्लीकेशन होता है। एक्सो इरेथ्रोसाइटिक मल्टीप्लीकेशन होता है लीवर पेरेन्काइमल सेल्स में। ठीक, लीवर पेरेन्काइमा में इसका मल्टीप्लीकेशन हुआ, वहां से जो रिलीज होता है, अब स्पोरोजोइट से जब इसका मल्टीप्लीकेशन हुआ, अब जो रिलीज होगा उसको हम कहेंगे मेरोजोइट। मेरोजोइट, ये मेरोजोइट जो होता है ये आरबीसी के अंदर इंटर करता है। अब यहाँ, अब ये इरेथ्रोसाइटिक मल्टीप्लीकेशन यहाँ होता है। मेरोजोइट जो है वो आरबीसी के अंदर एंटर हुआ, फिर इसके बाद मेरोजोइट से ट्रोफोजोइट बनता है आरबीसी के अंदर, ट्रोफोजोइट बन गया। ट्रोफोजोइट फिर क्या करता है, फिर ये मैच्योर होता है और मैच्योर फॉर्म में आता है। इसके बाद ये मैच्योर ट्रोफोजोइट जो है फिर ये बदलता है किसमें, शिजॉन्ट्स में, जो अभी इमेच्योर है, शिजॉन्ट्स। ये फिर हो जाते हैं मैच्योर, इनको फिर कहा जाता है मैच्योर शिजॉन्ट्स। अब ये जो मैच्योर शिजॉन्ट्स है, इनका जब ब्रेक डाउन होता है फिर ये किस में बदलते हैं, मेरोजोइट्स में। ये एक साइकिल है जो कंटिन्यूअस चलती है कुछ कुछ वक्फे पे। और यही जो मैच्योर शिजॉन्ट्स हैं, जब इनका ब्रेक डाउन होता है विद इन आरबीसी, तब जाके राइगर्स आते हैं, तब जाके राइगर्स होता है। वही हम कहते हैं ना कि कपकपी हो रही है, तो इन मैच्योर सीजन्स जब इनका ब्रेक डाउन होता है मेरोजोइट में, तब जाके राइगर्स आते हैं। और अगर कोई पूछे कि इन्फेक्टिव फॉर्म कौन सा है प्लाज्मोडियम का, तो वो स्पोरोजोइट है। हाँ, इन्फेक्टिव फॉर्म ये है स्पोरोजोइट। और राइगर्स किससे आते हैं, ये आते हैं शिजॉन्ट से। ठीक, दोनों अलग अलग है। ऐसा नहीं कि ये साइकिल यहीं पे खत्म नहीं होती, ये तो ये है, ये कुछ कुछ वक्फे पे ये चलती रहती है। अब इसमें से कुछ जो ट्रोफोजाइट होते हैं वो डिफ्रेंशिएट होते हैं माइक्रोगैमेटोसाइट और माइक्रोगैमेटोसाइट में। और फिर वहां से जैसे ही, अब ये तो चल रहा था, अब फिर से ये किसके अंदर चल रहा है, ये मैन के अंदर, ह्यूमन के अंदर ये सेक्सुअल साइकिल चल रही थी। अब ये जैसे माइक्रोगैमेट और माइक्रोगैमेट बने, ये अभी ब्लड में ही है, तो अब ब्लड में है, जैसे ही फिर से मॉस्किटो ने यहाँ पे ब्लड सक किया, अब ये आ गए मॉस्किटो के अंदर। मॉस्किटो के अंदर अब यहाँ से इनकी सेक्सुअल साइकिल, जो सेक्सुअल साइकिल होती है वो शुरू हो जाती है। अब फिर ये माइक्रोगैमेट और माइक्रोगैमेट ये क्या करेंगे, फर्टिलाइज होंगे, जाइगोट बनेगा, जाइगोट से फिर मोटाइल जाइगोट बनता है जिसको उकाइनिट कहते हैं। फिर ये उसके गट से, मॉस्किटो के गट से पेनेट्रेट करके उसके बाहरी सतह पे आ जाता है, उसके गट की बाहरी सतह पे आ जाता है। वहां पे उस ये मल्टीप्लाई होते हैं, जो ये उकाइनिट थे, मैच्योर जाइगोट, मोटाइल जाइगोट, ये अब बाहर आ गए उसकी गट से, वहां ये फिर से स्पोरोजोइट्स बनते हैं। और वो स्पोरोजोइट्स अब फिर से सलाइवा में आ गए, उसके सलाइवरी ग्लैंड में। वहां से फिर जब वो फिर किसी दूसरे को ब्लड सक करता है, तो वही प्रोबोसिस के थ्रू वो किसी दूसरे नए आदमी को इन्फेक्ट करते हैं। ये इसकी पूरी साइकिल है। इसमें क्या हुआ कि जो प्राइमरी, अगर हम बात करें प्राइमरी होस्ट कौन सा होगा इसका, जाहिर सी बात है जिसमें सेक्सुअल साइकिल कंप्लीट हो रही है, तो ये मॉस्किटो, ये एनाफिलीज मॉस्किटो,
फीमेल, ये प्राइमरी होगा। और ए सेक्सुअल साइकिल जिसमें हो रही है वो सेकेंडरी होस्ट या इंटरमीडिएट होस्ट होगा। ठीक, बात समझ में आ रहा है? या किसी को कोई दिक्कत है यहाँ पे? नहीं सर, समझ में आ रहा है। ठीक, देखिए लाइफ साइकिल हमको नहीं पढ़नी है, बस वो राइगर्स कैसे होता है ये बताने के लिए मैंने थोड़ी सी लाइफ साइकिल एक्सप्लेन की। बेसिक ये था कि इसकी दो लाइफ साइकिल है, सेक्सुअल और एसेक्सुअल। जो सेक्सुअल लाइफ साइकिल है वो प्राइमरी होस्ट में कंप्लीट होती है, मॉस्किटो इसका प्राइमरी होस्ट है। एसेक्सुअल साइकिल जिसको हम सीजोगोनी बोलते हैं वो सेकेंडरी होस्ट यानी मैन, ह्यूमन, इसमें जाके कंप्लीट होती है। ठीक, और इसका जो इन्फेक्टिव फॉर्म था वो स्पोरोजोइट्स हैं, और राइगर्स जो आता है मेच्योर सीजोन्स से आता है। ये था मलेरिया का डिस्क्रिप्शन। सीजन, इसका मोस्ट कॉमन सीजन क्या है मलेरिया का? जुलाई टू नवंबर, क्योंकि रेनी सीजन में ये कॉमन होता है। हाँ, रेनी सीजन में ये कॉमन होता है। और एज ग्रुप ये है कि किस एज ग्रुप को ये इन्फेक्ट करता है, तो हर एज ग्रुप को ये इन्फेक्ट करता है, हर एज ग्रुप को ये इन्फेक्ट करता है। लेकिन जब बात आती है कि हाँ किस जेंडर को ज्यादा इन्फेक्ट करता है, तो ये ऐसा माना जाता है कि मेल्स ज्यादा अफेक्ट होते हैं। क्यों? क्योंकि ये है कि जो जो क्लॉथिंग पैटर्न है ना, पहनावा, आदमी क्या बाहें खुली रहती हैं, पैर खुला रहता है। ऐसा माना गया कि जो हमारे इंडियन कल्चर में जो औरतें हैं वो मतलब उनका पूरा ढका रहता है ज्यादातर पार्ट, इसलिए। और क्योंकि आदमी बाहर ज्यादा घूमता है, तो इसलिए ये माना गया कि हाँ जो मेल्स हैं वो ज्यादा अफेक्ट होते हैं मलेरिया से बमुकाबले फीमेल्स के। अब वही बात है, रूरल का जो वेक्टर था एनाफ्लिस क्यूलिसिफेसिस, और एनाफ्लिस स्टेफेंसाई अर्बन का था वेक्टर, इन्हीं दोनों की बात ज्यादा होगी। मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या था? बाइट ऑफ फीमेल एनाफ्लिन मॉस्किटो। इन्फेक्टिव फॉर्म क्या था इसका? स्पोरोजोइट। इसके अलावा कोई मलेरिया पेशेंट है एसेक्सुअल फॉर्म में, अगर ट्रोफोजाइट इंड्यूस मलेरिया उसको कहते हैं, अगर उसका ब्लड इंजेक्ट हो गया किसी दूसरे में, ट्रांसफ्यूजन मलेरिया भी है यही। कंजेनाइटल मलेरिया होता है जब मदर से ट्रांसमिट हो जाए, या ड्रग ड्रग एडिक्ट में भी, जैसे किसी कोई इन्फेक्टेड पर्सन था, उसने नीडल से ड्रग इंजेक्ट किया और वही नीडल किसी दूसरे ने भी इंजेक्ट अपने इस्तेमाल किया ड्रग के लिए, तो क्या हुआ? ये ड्रग ड्रग एडिक्ट हो गया, मतलब ड्रग एडिक्ट से उनके थ्रू जो मलेरिया फैल रहा है ये है। मेन मोड ऑफ ट्रांसमिशन यही है, बाइट ऑफ फीमेल एनाफ्लीज मॉस्किटो। ठीक, अब इनके जो अब कॉमन साइन एंड सिम्टम्स है या क्लिनिकल फीचर्स, उनको तीन स्टेज में बांटा जाता है, कोल्ड स्टेज, हॉट स्टेज और स्वेटिंग स्टेज। एक मिनट लिए मैं ठीक है, इसके जो क्लिनिकल फीचर्स हैं वो तीन स्टेज में बांटे जाते हैं बेसिकली, कोल्ड स्टेज, हॉट स्टेज और स्वेटिंग स्टेज। कोल्ड स्टेज इनिशियल स्टेज है। इसमें शुरू में क्या होगा? हेडेक, वोमिटिंग, नाजिया और चिली सेंसेशन, हल्की ठंड लगेगी, जो स्किन होगी वो ठंडी रहेगी, और साथ में टेम्परेचर जो राइज कर जाएगा 39 to 41 डिग्री सेंटीग्रेड का। लगभग 1 घंटे का ये, अप टू 1 आवर्स का ये स्टेज होता है, इनिशियल स्टेज है ये, 1 घंटे का। इसमें बहुत तेज सर दर्द होगा, वोमिटिंग आएगी, हाँ, उकाइयाँ रहेंगी, ठंड लगेगी। फिर दूसरा जो स्टेज है ये हॉट स्टेज, 4 से 6 घंटे का होता है। इसमें जो स्किन होती है बहुत ज्यादा ड्राई और हार्ड हो जाती है, बहुत तेज सर दर्द, और पल्स जो होती है बहुत रैपिड हो जाती है, और रिस्पायरेशन भी, मतलब सांस भी बहुत जल्दी जल्दी लेने लगता है पेशेंट, रैपिड पल्स। लास्ट स्टेज जो है स्वीटिंग स्टेज, इसमें क्या होता है? जैसे ही इसका जो खास बात ये भी मलेरिया में कि इसका बुखार जब भी उतरता है हमेशा पसीने के साथ उतरता है, पसीना आएगा उसके बाद बुखार उतरेगा, तो इसी को स्वेटिंग स्टेज भी कहा जाता है। ये 2 to 4 आवर्स का ये स्टेज होता है। फीवर कम्स डाउन विथ प्रोफ्यूज स्वेटिंग, स्किन कूल एंड मॉइस्ट हो जाती है, पल्स रेट नॉर्मल हो जाता है, और पेशेंट आराम महसूस करता है। ये इसका स्टेज था। यहाँ पे मेरे ख्याल से मलेरिया के पेशेंट सबने देखे होंगे, और लगभग ज्यादातर सिम्टम्स ऐसे ही होते हैं। अब
जो राइगर्स होते हैं उसके बारे में मैंने बताया कैसे होते हैं। राइगर्स हमेशा एपिसोड में आता है, और इसके बाद क्या हुआ कि 2 से 4 घंटे, मान लीजिए पूरी ये साइकिल हुई 4-5 घंटे, 4-5 घंटे बुखार रहता है, फिर पूरा दिन सही रहता है पेशेंट। अब उसकी बुखार की अगली बारी हो सकता है अगले दिन आए या तीसरे दिन आ जाए। होता है ना, अल्टरनेट डे फीवर होता है मलेरिया का। ये हो गया इसका मलेरिया का। अब आइए मीजल्स की बात, जो दो इरा में इसको बांटा गया मलेरिया को। एक था प्री रेडिकेशन इरा और दूसरा था पोस्ट इराडिकेशन इरा। प्री रेडिकेशन इरा में कुछ मीजल्स थे जिससे ये पता लगाया जाता हाँ मलेरिया है, तो कितना इसका इंसिडेंस है और कितना ये खतरनाक है, कितनी जगहों पर फैली हुई है, कैसे फैल रही है। उसके लिए कुछ इंडेक्स थे, कुछ रेट निकाले गए। सबसे अच्छा इंडेक्स था किसी कम्युनिटी में मलेरिया की इंडेमिसिटी को चेक करने के लिए स्प्लीन रेट। उस वक्त स्क्रीन रेट के लिए जो चेक किया जाता था कि परसेंटेज ऑफ चिल्ड्रेन ऑफ 2 to 10 ईयर से 2 से 10 साल के बच्चों में जिनके में स्प्लीन इनलार्ज मिल रही है, उसका परसेंटेज निकाला जाता था। उसको कहा गया स्प्लीन रेट। इंडेक्स यूज फॉर मेजरिंग एंडेमिसिटी ऑफ मलेरिया इन ए कम्युनिटी। इसका एवरेज इनलार्ज स्प्लीन, ये भी इसी का मॉडिफाइड वर्जन था। पैरासाइट रेट, अब इसमें 2 से 10 साल के बच्चों में जो उनकी ब्लड फिल्म ली गई, तो उनमें देखा गया कि कितने बच्चों में पैरासाइट्स मिल रहे हैं उनकी ब्लड फिल्म में, तो उसको कहा गया पैरासाइट रेट। और उसी का जस्ट मॉडिफाइड वर्जन था पैरासाइट डेंसिटी इंडेक्स। इन्फेंट पैरासाइट रेट, अब ये था कि कितने इन्फेंट्स की ब्लड फिल्म में पैरासाइट्स पाए गए, कितने परसेंटेज इन्फेंट्स की ब्लड फिल्म में पैरासाइट्स पाए गए। ये था मोस्ट सेंसिटिव इंडेक्स ऑफ रिसेंट मलेरिया ट्रांसमिशन इन ए लोकेलिटी। अगर सवाल ये किया जाए कि व्हाट इज द मोस्ट सेंसिटिव इंडेक्स ऑफ रिसेंट मलेरिया ट्रांसमिशन इन ए लोकेलिटी, इसके लिए आंसर क्या था, इन्फेंट पैरासाइट रेट। और एंडेमिसिटी मेजर करने के लिए किसी कम्युनिटी में स्प्लीन रेट था। इफ इन्फेंट पैरासाइट रेट इज 0 फॉर 3 consecutive ईयर्स, इट इज रिगार्डेड एज एब्सेंस ऑफ मलेरिया ट्रांसमिशन। चाहे वहां पे एनाफिलीज मॉस्किटो हो, लेकिन हम ये मानेंगे कि मलेरिया का ट्रांसमिशन नहीं हो रहा अगर 3 साल तक लगातार इन्फेंट पैरासाइट रेट 0 आ रहा है। इसके अलावा लास्ट था प्रोपोर्शनल केस रेट, नंबर ऑफ क्लिनिकल मलेरिया केस डायग्नोज्ड पर 100 पेशेंट्स अटेंडिंग हॉस्पिटल्स एंड डिस्पेंसरीज। कहता अगर 100 बुखार के मरीज हॉस्पिटल में या डिस्पेंसरी पे आ रहे हैं, तो उनमें से कितने लोगों को मलेरिया की डायग्नोसिस की गई, इसको कहा गया प्रोपोर्शनल केस रेट। ये सब मीजर्स थे प्री इराडिकेशन इरा में। अब आता है इराडिकेशन इरा में, इसमें कौन कौन से थे मीजर्स। एनुअल पैरासाइट इंसिडेंस, एनुअल पैरासिटिक इंडेंस एपीआई, सोफिस्टिकेटेड मेजर था, बहुत अच्छा मेजर था मलेरिया इंसिडेंस का किसी कम्युनिटी में चेक करने की। इरेडिकेशन एरिया की बात हो रही है अब। इसमें क्या था, कंफर्म केसेस ड्यूरिंग 1 ईयर अपन पॉपुलेशन अंडर सर्विलांस इनटू 1000। हमने बताया था जब हम एक्टिव सर्विलांस पढ़ रहे थे, तो वहाँ ये था ना मलेरिया कंपोनेंट में, मैंने बताया था कि वहाँ हर 14 दिन के बाद एवरी फोर्टनाइटली जो होते हैं, जो हेल्थ वर्कर थे, वो घर घर जाके बुखार के मरीजों की ब्लड फिल्म लेते, मतलब ब्लड लेते थे, उसकी ब्लड फिल्म तैयार करके चेक करते थे कि इसको मलेरिया का इन्फेक्शन है या नहीं। तो इसी तरीके से वो निकाल जो पॉपुलेशन सर्विलांस, जहाँ पे ये था कि हाँ यहाँ मलेरिया हो सकता है, मलेरिया का आउटब्रेक था, वहीं पे ये होता था हेल्थ वर्क, तो वो एक्टिव सर्विलांस का कंपोनेंट था। वही चीज ये यहाँ पे एनुअल पैरासिटिक इंडेक्स, कंफर्म केसेस ड्यूरिंग 1 ईयर अपॉन पॉपुलेशन अंडर सर्विलांस इनटू 1000 यानी। इसके अलावा था एनुअल ब्लड एग्जामिनेशन रेट, ये ऑपरेशनल इफिशियंसी को बताता है, मतलब जो मेजर्स लिए गए थे कंट्रोल करने के लिए मलेरिया के, वो कितने एफिशिएंट थे, कितने कारगर थे, उसको चेक करने के लिए ये रेट था एनुअल ब्लड एग्जामिनेशन रेट। मतलब नंबर ऑफ स्लाइड्स एग्जामिन्ड अपन पॉपुलेशन इनटू 100, कितनी स्लाइड एग्जामिन की गई उस पॉपुलेशन, जिस पॉपुलेशन में ये लोग सर्विलांस कर रहे थे, उनमें से फिर कितना निकल रहा है कितना नहीं निकल रहा है, ये अलग बात है। कितना मतलब ये क्या ऑपरेशनल एफिशिएंसी क्यों चेक कर रहे थे, क्योंकि भाई हम ये देख रहे थे कि हाँ हर 14 दिन पे क्या वाकई में लोग जाके वहां पे कलेक्शन कर रहे थे ब्लड का कि नहीं। तो जब ब्लड कलेक्ट होगा तभी तो उसकी स्लाइड बनेगी, चेक होगी। तो नंबर ऑफ स्लाइड इसीलिए की गई, नंबर ऑफ स्लाइड्स एग्जामिन पॉपुलेशन इंटू 100। ये था एनुअल ब्लड एग्जामिनेशन रेट, इंडेक्स ऑफ ऑपरेशनल इफिशियंसी। इसके बाद था एनुअल फैल्सिफेरम इंडेक्स, कोई बात नहीं, बस इसका नाम याद। स्लाइड पॉजिटिविटी रेट, नंबर ऑफ ब्लड स्मीयर्स पॉजिटिव फॉर पैरासाइट अपन नंबर ऑफ ब्लड स्मीयर्स एग्जामिन। अब ये था कि कितनी स्लाइड पॉजिटिव आ रही है, टोटल नंबर ऑफ स्लाइड्स जो बनाई गई उनमें से कितनी स्लाइड पॉजिटिव आई, ये था रेट।
तो इसमें जो याद करने का रेट है ये दो, एनुअल पैरासिटिक इंडेक्स और एनुअल ब्लड एग्जामिनेशन रेट। क्यों? अगर ये पूछा जाए कि मोस्ट सफिस्टिकेटेड मेजर ऑफ मलेरिया इंसिडेंस इन ए कम्युनिटी, दैट इज एनुअल पैरासिटिक इंडेक्स। और इंडेक्स ऑफ ऑपरेशनल इफिशियंसी क्या था? एनुअल ब्लड एग्जामिनेशन रेट। और रिसेंट मलेरिया इन्फेक्शन की बात अगर कोई करे, रिसेंट मलेरिया ट्रांसमिशन इन ए लोकेलिटी, उसके लिए था इन्फेंट पैरासाइट रेट। और एंडेमिसिटी को चेक करने के लिए किसी कम्युनिटी में स्प्लीन रेट था मलेरिया का। अब आते हैं बात इसकी ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट से पहले कॉम्प्लिकेशन देख लीजिए थोड़ा सा। कॉम्प्लिकेशन में इसको दो तरीके से बांटा गया था। कॉम्प्लिकेशन में एक तो फल्सीफेरम का अलग से कर दिया गया, क्योंकि मोस्ट कॉमन मोर देन 60% केसेस जो होते हैं सिर्फ फल्सीफेरम के होते हैं। सबसे ज्यादा केसेस जो मिलते हैं वो फल्सीफेरम के मानते हैं, तो इसलिए इसके फल्सीफेरम के कॉम्प्लिकेशन को अलग बताया गया है। इसमें जो इसके कॉम्प्लिकेशन है वो सेरेब्रल मलेरिया, एक्यूट रीनल फेल्योर, लीवर डैमेज, डिहाइड्रेशन, वोमिटिंग हो रही है इसलिए डिहाइड्रेशन भी इसका कॉम्प्लिकेशन होगा, और ब्लैक वाटर फीवर। ये फल्सीफेरम के कॉम्प्लिकेशन थे। इसके बाद जो वेल, मैलेरिया, वाइवैक्स, इनके जो कॉम्प्लिकेशन थे वो सब एक जगह बयान किए गए। वो उनमें क्या था? उनमें एनीमिया, हिपैटोस्प्लेनोमेगैली, मतलब हिपैटिक इंलार्जमेंट भी हो रहा है और स्प्लीन का भी इंलार्जमेंट हो रहा है, और रीनल कॉम्प्लिकेशन। ये बाकी के कॉम्प्लिकेशन बताए गए। फल्सीफेरम का अलग बताया गया था और बाकी सबका एक साथ बताया गया। ये इसके कॉम्प्लिकेशन थे। ट्रीटमेंट गाइडलाइन किसी को याद है इसकी? 2013 से इंडिया में मलेरिया के ट्रीटमेंट की नई गाइडलाइन जारी की गई। 2013 में उसमें वाइवैक्स और फल्सीफेरम का खास तौर से मतलब डिटेल में बताया गया। बाकी और को बहुत हल्के फुल्के में ये कहा कि ये बहुत ज्यादा कॉमन है, लेकिन वाइवैक्स और फल्सीफेरम सबसे ज्यादा कॉमन है। वाइवैक्स का पहले देख लीजिए। वो फैल्सी को कुछ समथिंग दे जी, मेडिकेशन, फैल्सी को टैबलेट कुछ मेडिकेशन में सर उसके। अब मेडिकेशन की अब ट्रीटमेंट है इसे, ये 2013 से नई गाइडलाइन मलेरिया ट्रीटमेंट की गाइडलाइन जारी की गई इंडिया में। प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, इसके लिए जो है क्लोरोक्विन और प्राइमाक्विन, ये दो ड्रग हैं, ये यूज होती हैं। एक तो यूज होती है क्लोरोक्विन, दूसरी है प्राइमाक्विन। क्लोरोक्विन कैसे यूज करते हैं? 3 दिन तक ये यूज की जाती है, पहले और दूसरे दिन 10 मिलीग्राम पर केजी, है ना, फर्स्ट एंड सेकेंड डे। अगर हम बात करें तो 3 दिनों तक ये यूज की जाती है, फर्स्ट डे एंड सेकेंड डे। हाँ, ये 10 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट, 10 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट पहले दिन और दूसरे दिन देता है क्लोरोक्विन को। तीसरे दिन 5 मिलीग्राम, थर्ड डे पे हम देते हैं सिर्फ जो है 5 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट। ये तो हुआ क्लोरोक्विन। इसकी इसी के साथ साथ प्राइमाक्विन देना है 14 दिनों तक। 3 दिन तक क्लोरोक्विन दे के बंद कर देंगे, पहले और दूसरे दिन 10 मिलीग्राम पर केजी, तीसरे दिन 5 मिलीग्राम पर केजी देना है। साथ में ही प्राइमाक्विन स्टार्ट करेंगे, 14 दिनों तक प्राइमाक्विन चलनी है 0.25 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से। ठीक, ये प्लाज्मोडियम वाइवैक्स का था, क्लोरोक्विन और प्राइमाक्विन ये दोनों इसका है। दूसरा है फाल्सीफेरम। प्लाज्मोडियम फाल्सीफेरम, इसका थोड़ा सा अलग तरीके से बयान किया गया। एक तो ये कहा गया कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में कैसे इसका होगा ट्रीटमेंट, और ईस्टर्न स्टेट में, इसके अलावा बाकी जो स्टेट हैं उनमें कैसे इसका ट्रीटमेंट होगा। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट कौन कौन से आते हैं?
नॉर्थ ईस्ट में जितने भी स्टेट हैं, मतलब बंगाल के बाद, हाँ, बंगाल के बाद जितने भी स्टेट हैं उस तरफ, वो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट कहलाते हैं। तो वहां पे आर्टिमेटर बेस्ड कॉम्बिनेशन थेरेपी चलती है। मतलब नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में जो आर्टिमेथर बेस्ड कॉम्बिनेशन थेरेपी, आर्टिमीटर बेस्ड कॉम्बिनेशन थेरेपी चलती है। इसमें दो ड्रग है, आर्टिमीथर है और लिमिफेंट्रीन। इसमें क्या चलाएंगे आप? आर्टिमीथर। आर्टिमीटर और लिमिफेंट्रीन 3 3 दिन तक का इसका कोर्स है। वैसे ये तो दिया गया था नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के लिए, ये था नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के लिए आर्टिमीथर बेस्ड कॉम्बिनेशन थेरेपी। हाँ, आर्टिमीथर इसमें चलाते हैं और लिमिफेंट्रीन 3 3 दिन के लिए। आर्टिमीथर 80 मिलीग्राम ट्वाइस इन ए डे और लिमिफेंट्रीन भी 450 मिलीग्राम ट्वाइस इन ए डे। ये तो दोनों कॉम्बिनेशन थेरेपी थी। साथ में प्राइमाक्विन भी चलानी है। प्राइमाक्विन की डोज कितनी है? 0.75 मिलीग्राम पर केजी दूसरे दिन से। याद रखिएगा, जो प्राइमाक्विन यहाँ पे स्टार्ट करेंगे फ्रॉम सेकेंड डे। अच्छा, यहाँ पे ये तो दिया गया था नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के लिए आर्टिमीथर बेस्ड थेरेपी, लेकिन यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि हमारे यहाँ भी यही थेरेपी चलाई जाती है। ये दोनों जो है ना, ल्यूमरैक्स एक्टी के नाम से एक ब्रांड है, उसमें ये दोनों कॉम्बिनेशन है, ल्यूमरैक्स एक्टी, उसमें ये कॉम्बिनेशन है। और यहाँ पे भी मलेरिया के लिए यही चलाया जाता है। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट की बात ये हो गई, आर्टिमीटर बेस्ड थेरेपी थी। अब जो अदर देन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, यानी बाकी जो पूरे स्टेट बचे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट को छोड़ के, वहां पे आर्टिमिसिन बेस्ड कॉम्बिनेशन थेरेपी चलती है। हाँ? वहां पे चलती है अदर देन आर्टिमिसिन बेस्ड थेरेपी। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को छोड़ के बाकी जितने भी स्टेट्स हैं, फाल्सीपेरम की बात हो रही, फाल्सीपेरम के लिए आर्टिमिसिन बेस्ड कॉम्बिनेशन थेरेपी चलती है। इसमें 3 ड्रग्स होती हैं, आर्टिसुनेट, सल्फाडाक्सिन और पायरीमिथामिन। हाँ, साथ में प्राइमाक्विन देना ही देना है। जो आर्टिमिसिन बेस्ड कॉम्बिनेशन थेरेपी है, इसमें 3 ड्रग है। अच्छा, आर्टिमिसिन, आर्टिमिसिन से कुछ अगर आप वो पढ़ रहे होंगे मुफरदात, तो उसमें आर्टिमिसिया एक्सिंथियम नाम की एक दवा है। किसी को याद है? सर ऑप्शन 3 तो है। हाँ, ऑप्शन 3। बेसिकली ये जो आर्टिमिसिन बेस्ड थेरेपी है ना, वो ऑप्शन 3 के जो अल्कलाइड्स हैं उसी से तैयार की गई है। आर्टिसुनेट, सल्फाडाक्सिन और पायरीमिथामाइन। और इन तीनों के बाद प्राइमाक्विन चलानी ही चलानी है। आर्टिसुनेट जो है वो 3 दिन तक चलाते हैं, 4 मिलीग्राम पर केजी। और ये दोनों सल्फाडाक्सिन और पायरीमिथामाइन सिर्फ पहले दिन, फर्स्ट डे, जिस दिन ट्रीटमेंट स्टार्ट होगा, डे 1। और ये भी सिर्फ डे 1 पे चलाएंगे। 25 मिलीग्राम पर केजी है और ये 1.25 मिलीग्राम पर केजी। प्राइमाक्विन की डोज डे 2 से ये स्टार्ट करते हैं। प्राइमाक्विन जो है वो डे 2 से स्टार्ट करेंगे, 0.75 मिलीग्राम पर को केजी। ठीक। आर्टिमिसिन बेस्ड थेरेपी है, दूसरी क्या थी? आर्टिमीथर बेस्ड। तो बात अगर सिर्फ ये ना भी याद हो कुछ क्या है कि इसमें क्या क्या है, आर्टिमीथर बेस्ड कॉम्बिनेशन थेरेपी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में चलती है और आर्टिमिसिन बेस्ड कॉम्बिनेशन थेरेपी अदर देन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, बाकी नॉर्थ ईस्टर्न को छोड़ के जितने भी स्टेट है उसमें आर्टिमिसिन बेस्ड कॉम्बिनेशन थेरेपी है।
ये चलानी है। प्लाज्मोडियम फाल्सीफेरम के लिए थी। अब ये है कि प्रेगनेंसी में अगर अनकॉम्प्लिकेटेड फाल्सीफेरम का इन्फेक्शन है, मैंने बताया था मोस्ट कॉमन इन्फेक्शन जो मलेरिया में होता है वो फाल्सीफेरम का ही होता है। तो प्रेगनेंसी में अगर इसका इलाज करना हो तो कैसे किया जाएगा? प्रेगनेंसी में, तो प्रेगनेंसी में एक आगे फर्स्ट ट्राइमेस्टर में क्यूनिन 7 दिनों तक चलाते हैं बस। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में क्यूनिन 7 डेज के लिए, और सेकेंड या थर्ड ट्राइमेस्टर अगर है तो इसमें अब फिर वही बात आ गई जो अभी तक हमने बात की थी, आर्टिमिसिन और आर्टिमीटर बेस्ड थेरेपी की। वही है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में आर्टिमीटर बेस्ड कॉम्बिनेशन थेरेपी जैसे चलती थी, वैसे ही सेकेंड या थर्ड ट्राइमेस्टर में वही वाली थेरेपी यहाँ भी हो जाएगी। और अदर देन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में जो आर्टिमिसिन बेस्ड थेरेपी ये वाली थी वो इसमें आ जाएगी फर्स्ट ट्राइमेस्टर में क्यूनिन। बाकी सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में वही सेम ट्रीटमेंट जो था अभी तक, आर्टिमिसिन और आर्टिसुनेट वाला, आर्टिमीथर और आर्टिमिसिन वाला, सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में वही चलाते हैं। अब अगर किसी को बहुत सीवियर मलेरिया है या कॉम्प्लिकेटेड है तो वहां पे पहले पेरेंट्रल स्टार्ट करते हैं। इनिशियल में पेरेंट्रल ट्रीटमेंट चलाते हैं कम से कम 48 घंटे तक, 24 to 48 आवर्स ये कहा गया, क्यूनिन से या आर्टिमिसन, आर्टिमीथर या आर्टिसुनेट, इनमें से किसी का भी एक स्टार्ट करते हैं पेरेंट्रल या आईवी जिसको कहते हैं, क्यूनिन, आर्टिमीथर या आर्टिसुनेट किसी का। 48 घंटे के बाद, 48 घंटे तक हमने अगर चला दिया है, पेरेंट्रल रूट से दे दिया, उसके बाद फिर ओरल ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं, क्यूनिन और डॉक्सीसाइक्लिन 7 डेज के लिए, और क्यूनिन और क्लिंडामाइसिन ये भी 7 दिनों तक देते हैं बच्चों में 8 साल से कम का अगर है या प्रेगनेंसी है सब। तो ये पूरी गाइडलाइन है, आप अगर कोई भी बुक उठा के पढ़ेंगे, चाहे रोन्स की हो, चाहे सार्प सीरीज हो, विवेक जैन हो या पार्क हो, किसी में भी उठा लीजिए, पूरी गाइडलाइन एज सच मेंशन है। इसके बाद फिर ये भी कहा गया कि हाँ ओवेल का क्या करेंगे, मलेरिया क्या करेंगे, वो सब कुछ नहीं है। ये दो फाल्सीफेरम और वाइवैक्स यही दोनों सबसे कॉमन, और उसमें भी सबसे कॉमन जो इन्फेक्शन है वो फाल्सीफेरम का है, इसलिए इसको थोड़ा सा ये है कि आर्टिमिसिन और आर्टिमीथर बेस्ड कॉम्बिनेशन थेरेपी किस किन जगहों पे चलती है ये याद रखनी चाहिए। अब आई वैक्सीन की बात, इसकी मलेरिया की कोई वैक्सीन है? एक वैक्सीन थी मलेरिया की लेकिन वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव नहीं है, ड्यूकोरल के नाम से जो हमने याद की थी, जो स्ट्रेन की जब बात आई थी। हाँ ड्यूकोरल स्ट्रेन है वैक्सीन का, ये बहुत इफेक्टिव नहीं कर, तो इसको क्या करते हैं ट्रेवलर्स को दिया जाता है या शॉर्ट टर्म में सोल्जर्स हैं जो जंग पे हैं, ऐसे लोगों को ये वैक्सीन दे दी जाती है। इसका बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं है और इसीलिए ये इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में भी शामिल नहीं है। प्रिवेंशन में क्या है, मॉस्किटोज की ब्रीडिंग को रोकना और खुद को बचाना है मच्छरों के काटने से, अब जैसे भी आप बचाइए। अब दूसरा जो डिजीज है हमारी लिम्फेटिक फाइलेरियसिस। लिम्फेटिक फाइलेरियसिस नाम में है, लिम्फ मतलब ज्यादातर जो है आपका लिम्फ का इन्वॉल्वमेंट होगा, और इसमें भी लिम्फ नोड ही ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं। तीन तीन अलग अलग इसके कॉजेटिव एजेंट है, तीनों की वजह से जो फाइलेरियसिस होती है उन सबको लिम्फेटिक फाइलेरियसिस बोलते हैं। तीन अलग अलग इसके कॉजेटिव एजेंट है, तीनों से होती है और तीनों को मिला के लिम्फेटिक फाइलेरियसिस ही बोलते हैं। बुकेरिया बैंकराप्टाई सबसे कॉमन, ब्रूगिया मेलाइट एंड ब्रूगिया तिमोरी, ये तीन इसके कॉजेटिव एजेंट्स हैं लिम्फेटिक फाइलेरियसिस के। ये होता कैसे है? मान लीजिए मच्छर ने काटा पैरों में, खासतौर से अगर पैर में काट लिया इसने, तो वहां जो इसका जो ये पॉजिटिव एजेंट है ये वहां से लिम्फ के थ्रू जाके जो लोकल लिम्फ नोड है, अगर पैरों की बात करें तो वहां से अगर असेंड करेगा ऊपर की तरफ तो इंग्यूनल लिम्फ नोड सबसे कॉमन जगह बन जाती है, वहां पे जाके ये इलाज कर जाते हैं लिम्फ नोड्स में। तो इनके जो साइन एंड सिम्टम्स हैं वो मोस्टली लिम्फ नोड, लिम्फेंजाइटिस, लिम्फेडिनाइटिस, पेन,
फीवर जो भी है वो लिम्फ नोड से ही रिलेटेड रहता है, इसका जो फाइलेरियोसिस का जो लिम्फ, इसी को एलिफेंटियासिस भी तो बोलते हैं। तो इसकी तीन तीन अलग अलग तरीके से ये होता है, तीनों के उससे। इसका जो प्राइमरी होस्ट है, डेफिनेटिव होस्ट जिसको कहते हैं, वो मैन है। मैन में जाके ये मल्टीप्लाई होता है। इंटरमीडिएट होस्ट क्या था? मॉस्किटो, जो एज ए वेक्टर भी है। हाँ। अब वेक्टर लिम्फेटिक फाइलेरियोसिस के कई हैं, कई मच्छर हैं। क्यूलेक्स, एनाफिलीज, एडीज, ये बैंक्राफ्टियन फाइलेरियोसिस के हैं। और ब्रूगियन के, इसके इसके मानसोनिया, एनाफिलीज और काक्यूलेक्स टाइडिया। ठीक, ये है। लेकिन इंडिया में याद रखिएगा ये वाला, इनको अब भूल जाइए। इंडिया में जो मेन वेक्टर्स हैं बैंक्राफ्टियन फाइलेरियोसिस के, यानी यूकेरिया बैंक्राफ्टाई का, कौन सा वेक्टर लेके चलता है? क्यूलेक्स क्विनकी फैसिएटस, जिसको आसान भाषा में आप याद कर लीजिए क्यूलेक्स फैटिगेंस के नाम से। क्यूलेक्स क्विनकी फैसिएटस या क्यूलेक्स फैटिगेंस, ये बैंक्राफ्टियन फाइलेरियोसिस का मेन वेक्टर है। और ब्रूगियन फाइलेरियोसिस का मैंसोनिया एनोफिलस, ये मैंसोनिया की जो दोनों, मैंसोनिया यूनिफॉर्मिस और मैंसोनिया एनोफिलस, एनुलिफर। मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या था? बाइट ऑफ इन्फेक्टेड वेक्टर मॉस्किटो। जो मॉस्किटो है यही बाइट करेगा तब ये फैलेगा। और फैलता कैसे? मान लीजिए पैर में काटा, वहां पे इसने इंजेक्ट कर दिया, अब वो रीजनल लिम्फ नोड पे जाके वहां पे मल्टीप्लीकेशन होगा और वहीं पे वो उसके साइन और सिम्टम्स डेवलप होंगे। अब ये स्टेज ऑफ फाइलेरियोसिस, फाइलेरियोसिस के स्टेज जो होते हैं, ये अक्यूट भी होता है, क्रोनिक भी होता है, और कुछ कुछ जगहों पे एसिम्टोमेटिक भी होता है। इनके कई स्टेज हैं। लाइक प्री पेटेंट पीरियड कहा जाता है, टाइम इंटरवल बिटवीन इनोकुलेशन ऑफ इन्फेक्टिव लार्वा एंड फर्स्ट अपीयरेंस ऑफ डिटेक्टेबल माइक्रोफाइलेरिया। यानी माइक्रोफाइलेरिया जब पहली बार ब्लड में डिटेक्ट हो रही है, और कब इनोकुलेट हुआ, कब मच्छर ने काटा, इसके बीच का जो टाइम पीरियड था उसको कहते हैं प्री पेटेंट पीरियड। फिर आता है क्लिनिकल इंक्यूबेशन पीरियड, यानी टाइम इंटरवल बिटवीन इन्वेजन ऑफ द इन्फेक्टिव लार्वा टू डेवलपमेंट ऑफ क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। यहाँ पे माइक्रो फाइलेरिया डिटेक्ट कब हो रहा था ये देखा गया। क्लिनिकल इंक्यूबेशन पीरियड में जब क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन आने लगते हैं, और यही जो 8 to 16 मंथ है, यही इसका, ये बहुत, इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड है कहीं पे लिखा ही नहीं, सिर्फ यही एक 8 to 16 मंथ ही इंक्यूबेशन पीरियड में आता है। ये कहा जाता है कि बहुत लंबे दिनों तक इसका इंक्यूबेशन पीरियड रहता है। तो 8 to 16 मंथ जो है यही इसका क्लिनिकल इंक्यूबेशन पीरियड, या सिर्फ इंक्यूबेशन पीरियड भी अगर कोई पूछे तो यही 8 to 16 मंथ है। मॉस्किटो इन्फेक्टिव कब होता है? व्हेन थर्ड स्टेज लार्वा माइग्रेट्स टू प्रोबोसिस ऑफ मॉस्किटो। हाँ, तो एसिम्टोमेटिक ए माइक्रोफाइलेरिया स्टेज में, एब्सेंस ऑफ ये सॉरी, ये दूसरा स्टेज था, यहाँ तक है। मॉस्किटो बिकम्स इन्फेक्टिव व्हेन थर्ड स्टेज लार्वा माइग्रेट्स टू प्रोबोसिस ऑफ मॉस्किटो वेक्टर। जैसे उसमें मैंने बताया था ना कि प्रोबोसिस तक जाता है, तो ऐसे ही इसमें भी है। जब प्रोबोसिस में आ जाएगा, यानी प्रोबोसिस क्या है? ये जो प्रोबोसिस जो उसका डंक है मच्छर का, ये सलाइवरी ग्लैंड से अटैच होता है। तो यहाँ पे जब आ गया, यानी अब इन्फेक्टिव स्टेज शुरू हो जाती है। तो अब मच्छर भी क्या हुआ? इन्फेक्टिव हो गया। एसिम्टोमेटिक ए माइक्रोफाइलेरिया स्टेज, एब्सेंस ऑफ माइक्रोफाइलेरिया और क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। नाम तो माइक्रोफाइलेरिया आपको मिलेगा, ना ही क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन मिलेगा वहां पे। दूसरा था एसिम्टोमेटिक माइक्रोफाइलेरिया, मतलब सिम्टम्स डेवलप नहीं हो रहे हैं, लेकिन जो ब्लड है वो पॉजिटिव होगा किससे? माइक्रोफाइलेरिया से। एक तीसरा टर्म था अकल्ट फाइलेरियोसिस, क्रिप्टिक फाइलेरियोसिस को बोलते हैं। कोई क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन नहीं है, ना तो माइक्रोफाइलेरिया जो है ब्लड में भी, लेकिन हाइपर सेंसिटिविटी होती है उसकी, जैसे ट्रॉपिकल पल्मोनरी स्नोफिलिया, ये इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है अकल्ट फाइलेरियोसिस का। इसमें ना तो माइक्रोफाइलेरिया मिलेगा, ना ही क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन मिलेगा, लेकिन हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन, जब भी हम फाइलेरियल एंटीजन चेक करेंगे तो उसमें हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन डेवलप होगा उस पेशेंट के अंदर। इसमें इस्नोफिल काउंट मोर देन 600, मोर देन 800 तक पाए जाते हैं ट्रॉपिकल पल्मोनरी इस्नोफिलिया में। अब इसका टेस्ट फाइलेरिया को डिटेक्ट कर, एक चीज ये भी है,
कि जो माइक्रोफाइलेरिया जो होते हैं वो ब्लड स्ट्रीम में 24 घंटे नहीं रहते। आइडियल टाइम है 9 से 12। 9 से 12 के बीच में ही ये ब्लड स्ट्रीम में माइक्रोफाइलेरिया पाए जाते हैं। और दिन में अगर आप करेंगे तो बहुत मुश्किल से, रेयरली कभी किसी को माइक्रोफाइलेरिया मिल जाए ब्लड में। तो इसलिए इसकी डायग्नोसिस के लिए जो टेस्ट किया जाता है आमतौर से, अगर हॉस्पिटलाइज पेशेंट है, हॉस्पिटल में एडमिट है, तो वही 9 to 12 का जो रात से 9 से 12 का जो वक्त है वही सबसे बेहतरीन वक्त है। मोस्ट कॉमन मेथड यूज्ड फॉर एपिडेमियोलॉजिकल असेसमेंट ऑफ लिम्फेटिक फाइलेरियोसिस थ्रू मास ब्लड सर्वे। 20 क्यूबिक एमएम की कैपिलरी ब्लड से लेके थिक फिल्म बनाएंगे, ठीक है। कलेक्ट कब करते हैं, ये इंपॉर्टेंट चीज थी। यहाँ पे लिखा है 8:30 PM to 12 midnight, वैसे 9 to 12, ये याद रखिएगा, 9 to 12 वाला, 9 से 12 का। और मोस्ट सेंसिटिव मेथड है लो डेंसिटी माइक्रोफाइलेरिया को चेक करने के मेम्ब्रेन फिल्टर कंसंट्रेशन में, ये मेथड है। अब ये है कि रात में भाई हर जगह पेशेंट एडमिट नहीं हो सकता, तो दिन में करना है, तब कैसे करेंगे? तो उसके लिए ये डीईसी प्रोवोकेशन टेस्ट। डीईसी क्या है? डाई एथाइल कार्बामाजिन, यही इसकी ड्रग ऑफ चॉइस भी है इसी कीमोथेरेपी में, डीईसी, डाई एथाइल कार्बामाजिन। ये क्या करते हैं, 100 मिलीग्राम डीईसी ओरली पेशेंट को दे देते हैं, और जैसे ही देंगे वो क्या होगा, जो माइक्रोफाइलेरिया थी वो ब्लड स्ट्रीम में आ जाता है। तो डे टाइम में चेक करने के लिए सबसे अच्छा जो तरीका है वो यही है, डीईसी प्रोवोकेशन टेस्ट। माइक्रोफाइलेरिया कैन बी इंड्यूस्ड टू अपीयर इन ब्लड ड्यूरिंग डे टाइम, ठीक। और ब्लड इज एग्जामिन 1 hour आफ्टर डीईसी एडमिशन, 1 घंटे के बाद आप ब्लड को एग्जामिन कर लीजिए दिन के टाइम में, तो माइक्रोफाइलेरिया आपको मिल जाएगा। अब एक टर्म यहाँ पे ये है जीनो डायग्नोसिस, ये क्वेश्चन आया हुआ है, अभी ना आयो एएनयू के एंट्रेंस में, ये 2-3 बार ये क्वेश्चन आया था। जीनो डायग्नोसिस किस डिजीज के लिए यूज होता है? सिंपल सा क्वेश्चन है, ये नहीं पूछा इसमें किया क्या जाएगा, बस सिर्फ यही पूछा जीनो डायग्नोसिस किस डिजीज में की जाती है। उसका आंसर है क्या? फाइलेरिया, फाइलेरियोसिस में करते हैं। करते क्या है इसमें, जो है ना, मच्छर को उस पेशेंट पे फीड कराते हैं, उस पेशेंट को खून कहते हैं, उसको फीड कराते हैं, वो खून उसका चूस लिया ना, उसके 2 हफ्ते के बाद, मच्छर के काटने के 2 हफ्ते बाद अब मच्छर को डाइसेक्ट किया जाएगा, और मच्छर को डाइसेक्ट करने के बाद उसमें अगर फाइलेरिया मिल रहा है तो ठीक है, उसको उस इस पूरे प्रोसेस को कहा जाता है जीनो डायग्नोसिस। तो जीनो डायग्नोसिस याद कर लीजिएगा, फाइलेरियोसिस में ये की जाती है। अब ट्रीटमेंट फाइलेरियोसिस का, कीमोथेरेपी इसमें बेसिकली होती है, और इसकी ड्रग ऑफ चॉइस वही है, डाइएथाइल कार्बामाजिन, डीईसी। बैनक्राफ्टियन फाइलेरियोसिस के लिए 6 मिलीग्राम पर केजी पर डे, 12 दिनों तक चलती है। और ब्रूगियन फाइलेरियोसिस के लिए 3 to 6 मिलीग्राम पर केजी पर डे, 6 to 12 डेज हम दे सकते हैं। ये क्या करता है, डीईसी जो है माइक्रोफाइलेरिया को किल कर देता है, लेकिन इन्फेक्टिव स्टेज जो है, 3rd स्टेज लार्वा को ये किल नहीं करता। लार्वल स्टेज अगर है तो उसको किल नहीं करेगा, बल्कि क्या करेगा, माइक्रोफाइलेरिया उसको ये किल करता है। अब ये है कि इसके कंट्रोल फाइलेरिया का पूरा कंट्रोल प्रोग्राम चलता है, वो अभी कंट्रोल प्रोग्राम जब आएंगे नेशनल लेवल के उसमें ये है। तो उसमें जो ये बताएगा फेवरेबल कंडीशन क्या थी जिससे ये कंट्रोल प्रोग्राम्स जो है इफेक्टिव हैं। एक तो ये है कि पैरासाइट जो है इंसेक्ट वेक्टर में मल्टीप्लाई नहीं होता है, तो इसीलिए मच्छर क्या हुआ, इसका सेकेंडरी होस्ट हो गया। इन्फेक्टिव लार्वा डू नॉट मल्टीप्लाई इन ह्यूमन होस्ट, और जो इन्फेक्टिव लार्वा है यानी 3rd स्टेज का, ये ह्यूमन होस्ट में मल्टीप्लाई नहीं करता, और 15 साल या उससे ज्यादा की इसकी लाइफ साइकिल है। तो आसानी से ये अगर एक बार डिटेक्ट हो गए तो इनको किल किया जा सकता है कीमोथेरेपी की मदद से। ये का अब मास लेवल पे माइक्रोफाइलेरिया को कैसे रोका जाए या फाइलेरियोसिस डिजीज को कैसे रोका जाए, इसे ये जो डीईसी है ना, डीईसी मेडिकेटेड साल्ट आते हैं बाकायदा, डीईसी मेडिकेटेड साल्ट का यूज किया जाता है। डोज है 1 to 4 ग्राम डीईसी पर केजी ऑफ साल्ट। ये मास ट्रीटमेंट है, 6 से 9 महीने तक आप अगर कहीं पे, ये है कि यहाँ पे फाइलेरियोसिस एंडेमिक है तो वहां पे ये सबसे अच्छा तरीका है डीईसी मेडिकेटेड साल्ट का। तो एक प्रोग्राम है
नेशनल फाइलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम 1955 में ये लॉन्च हुआ था। अब ये नेशनल वेक्टर बॉर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम का एक हिस्सा है, NVBDCP। इसमें कौन कौन सी डिजीज आती है? मलेरिया आती है, फाइलेरियासिस, जेई जापानीज इंसेफ्लाइटिस, काला आजार, चिकनगुनिया और डेंगू फीवर। ये 6 डिजीजेज आती है नेशनल वेक्टर बॉर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम में। ये प्रोग्राम नेशनल लेवल के प्रोग्राम्स, इसके बाद का जो लेसन है वो कंट्रोल प्रोग्राम्स वाले ही हैं, तो उसमें ये पूरा पढ़ेंगे। डीसी मेडिकेटेड साल्ट क्या था? मास लेवल के ट्रीटमेंट के लिए मेडिकेटेड साल्ट है। कीमोथेरेपी के लिए सिर्फ नाम याद रख लीजिए कि ड्रग ऑफ चॉइस फॉर कीमोथेरेपी या ट्रीटमेंट ऑफ फाइलेरियासिस, DEC डाइएथाइल कार्बामाजिन। जीनो डायग्नोसिस किस में यूज होती है? फाइलेरियासिस में होती है। 2 तरीके की फाइलेरियासिस है, बैंक्राफ्टियन और ब्रूगियन। क्यों? क्योंकि इसके जो कॉजेटिव एजेंट हैं वो मल्टीपल हैं। तो वुकेरिया बैंक्राफ्टाइस से जो बैंक्राफ्टियन फाइलेरियासिस होती है, और ब्रूगियन स्पेसीज जो है उनसे ब्रूगियन फाइलेरियासिस होती है। नेक्स्ट डिजीज, प्लेग, महामारी, ब्लैक डेथ। ब्लैक डेथ है, महामारी है, ग्रेट डेथ है, सब कहते हैं। इसका कॉजेटिव एजेंट क्या है प्लेग का? यर्सीनिया पेस्टिस, ये बैक्टीरिया है, ग्राम नेगेटिव। और इसकी खास बात है कि इसका जो एक स्पेसिफिक स्टेन है उसी से आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, वेसन स्टेन। ये याद रखिए, वेसन स्टेन है जिससे यर्सीनिया पेस्टिस को आइडेंटिफाई किया जाता है। अच्छा, स्टेन की बात आई तो जील निल्सन स्टेन किसी को याद है किसके लिए यूज होता है? जील निल्सन स्टेन पैथोलॉजी में मिलेगा ये। सर नहीं, ट्यूबरकुलोसिस। ट्यूबरक्लोसिस। ऐसी 7 बैसिलाई है, उसके लिए जीन निल्सन स्टेन यूज होता है। तो इसी तरीके से अगर कोई प्लेग बैसिलाई के लिए कोई पूछे कौन सा स्टेन यूज होता है, वेसन स्टेन यूज होता है। पॉजिटिव एजेंट क्या है? यर्सीनिया पेस्टिस। इसका रिजर्वायर क्या है इन्फेक्शन का? वाइल्ड रोडेंट। वाइल्ड टटेरा इंडिका इंडिया में कहा जाता है, टटेरा इंडिका है। रोडेंट्स क्या होते हैं? वो बड़े चूहे जो रोड पे हाँ, हैं। लेकिन चूहों की ये पूरी फैमिली है। अब इसमें स्क्वायरल भी इसी रोडेंट में ही आते हैं। स्क्वायरल है, नेओला है, चूहा है, इसके अलावा पार्क्यूपाइन जिसको शाही बोलते हैं, जिसके पूरे ऊपर कांटे होते हैं। ये सब जो है ये रोडेंट्स फैमिली में आते हैं। हाँ, अब जो रेटस रेटस है, जो हमारे घरों में चूहे पाए जाते हैं उनको रेटस रेटस उनका वो नाम है। पहले ये माना जाता था कि जो ये प्लेग है ये इनसे फैलता है, रेटस रेटस से, जो घरों में पाए जाने वाले चूहे। लेकिन फिर बाद में ये पाया गया कि नहीं, इससे नहीं बल्कि वाइल्ड रोडेंट से, जंगली उनसे फैलता है, जो चूहों की और दूसरी स्पेसीज है उनसे फैलता है ये। इंडिया में अगर पूछे कि रिजर्वायर प्लेग का क्या है, टटेरा इंडिका। सोर्स ऑफ इन्फेक्शन क्या था? इन्फेक्टेड रोडेंट, उनके ऊपर जो पैरासाइट हैं वो फ्लीज कहलाती हैं। हाँ, और केसेस ऑफ न्यूमोनिक प्लेग। न्यूमोनिक प्लेग जो है ये डायरेक्ट कांटेक्ट से भी फैलती है, तो इसलिए सोर्स ऑफ इन्फेक्शन में न्यूमोनिक प्लेग बेसिकली 3 है, सेप्टिसेमिक प्लेग, न्यूमोनिक प्लेग और बिबोनिक प्लेग। 3 तरीके का होता है, पहले उसी को एक में। न्यूमोनिक प्लेग, बिबोनिक प्लेग और सेप्टिसेमिक प्लेग, ये 3 तरीके की प्लेग होती है। मोस्ट कॉमन टाइप की प्लेग जो है वो बिबोनिक प्लेग है। और बीबो कहते हैं जो लिम्फ नोड्स होते हैं, घाट के जैसे बॉडी में। गांठ जो होते हैं, तो लिम्फ नोड ही हमारे बदन में अगर हम कहें तो गांठ की शक्ल में क्या आएगा? लिम्फ नोड। जब यही लिम्फ नोड्स इन्फेक्टेड हो जाते हैं, इनलार्ज हो जाते हैं, तो उनको बीबो कहा जाता है। मोस्ट कॉमन टाइप जो है प्लेग की वो यही बीबोनिक प्लेग है, जिसका इंक्यूबेशन पीरियड है 2 to 7 डेज। न्यूमोनिक प्लेग, इसका इंक्यूबेशन पीरियड है 1 to 3 डेज। ये कॉमन नहीं है बल्कि ये कॉम्प्लिकेशन है किसका? बिबोनिक सेप्टिसेमिक प्लेग का। अब सेप्टिसेमिक प्लेग कैसे फैलती है? एक्सीडेंटली, अगर ब्लड टेस्ट हो रहा है किसी का, वहां से अगर किसी को लग गया तो वहां से एक्सीडेंटली लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशंस के दौरान एक्सीडेंटली ये सेप्टिसीमिया हो सकता है, सेप्टिसेमिक प्लेग हो सकता है, अगर प्लेग उसके अंदर प्लेग का जो बैसिलाई है वो चला गया तो। इसका भी इंक्यूबेशन पीरियड है 2 to 7 डेज। शॉर्टेस्ट इंक्यूबेशन पीरियड है न्यूमोनिक प्लेग का 1 to 3 डेज का। ठीक। अब ये है कि कॉमनेस्ट वेक्टर क्या है प्लेग का? रैट फ्ली। रैट फ्ली
ये क्या है, ये पैरासाइट है। जैसे हम मच्छरों की तरह होते हैं, वो भी खून चूसते हैं जानवरों का। तो रेड फ्लिक आ गया जिसका नाम है जिनोप्सिला चियाप्सिस, या चियाप्सिस पढ़ लीजिए या चियाप्सिस पढ़ लीजिए, जो भी। जिनोप्सिला चियाप्सिस, रेड फ्ली, इसका ये नाम है। ये इसका कॉमनेस्ट एंड मोस्ट एफिशिएंट वेक्टर है प्लेग का। अब यहाँ पे कोई जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, चाहे मेल हो चाहे फीमेल फ्ली हो, दोनों के दोनों काटती हैं, दोनों के दोनों डिजीज ट्रांसमिट करती हैं। मोड ऑफ ट्रांसमिशन, बाइट ऑफ एन इन्फेक्टेड फ्ली, कोई इन्फेक्टेड फ्ली तो उसने डायरेक्ट वहां वहां से आके इसने बाइट कर लिया किसी इंसान को, या डायरेक्ट कांटेक्ट विद टिश्यूज ऑफ इन्फेक्टेड एनिमल। अब जो ये सब थे वाइल्ड रोडेंट्स थे, इनको आपने मार दिया या किसी वजह से इनका खून कहीं से निकल रहा था और वो डायरेक्ट कांटेक्ट में आपके आ गया। या ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन डायरेक्ट ट्रांसमिशन है, न्यूमोनिक प्लेग का मैंने बताया था। ये डायरेक्ट फैलती है क्योंकि इसमें न्यूमोनिया लाइक सिम्टम्स ज्यादा होते हैं, कपिंग होती है, स्नीजिंग होती है, सब कुछ पाया जाता है। अब इनका ड्रग ऑफ चॉइस की बात करें ट्रीटमेंट के लिए, तो स्ट्रेप्टोमाइसिन है ड्रग ऑफ चॉइस। प्लेग की क्या है? स्ट्रेप्टोमाइसिन है। आईएम देते हैं 30 मिलीग्राम पर केजी 7 से 10 दिनों तक। और कीमोप्रोफाइलेक्सिस के लिए टेट्रासाइक्लिन ओरल देते हैं 500 मिलीग्राम 4 टाइम्स इन ए डे, 5 दिनों के लिए। तो ये डोज वोज तो याद रखने की जरूरत नहीं, बस ये कि ड्रग ऑफ चॉइस क्या है ट्रीटमेंट के लिए और कीमोप्रोफाइलेक्सिस के लिए। ट्रीटमेंट के लिए है स्ट्रेप्टोमाइसिन और कीमोप्रोफाइलेक्सिस के लिए टेट्रासाइक्लिन। अब इनके कुछ इंडेक्स हैं, जिसमें से सबसे कॉमन इंडेक्स ये, इसको याद रख। टोटल फ्ली इंडेक्स, चॉप्सिस इंडेक्स, स्पेसिफिक परसेंटेज ऑफ फ्लीज एंड ब्रो इंडेक्स। याद रखने के लिए ब्रो इंडेक्स ज्यादा है। एवरेज नंबर ऑफ फ्लीज पर स्पीसीज पर रोडेंट ब्रो। और टोटल फ्ली इंडेक्स इज एवरेज नंबर ऑफ फ्लीज ऑफ ऑल स्पेसीज, जितने भी फ्लीज की स्पेसीज हैं एक चूहे के मुकाबले, तो उनका एवरेज नंबर निकाला जाएगा, वो टोटल फ्ली इंडेक्स है। तो ये सब खाली याद रखने के लिए, कोई निकालने उकालने नहीं बैठता। चियोप्सिस इंडेक्स क्या है? इंडिकेटर ऑफ पोटेंशियल एक्सप्लोसिवनेस, कि कितना ज्यादा फैल सकता है अगर आउटब्रेक होगा तो उसको चियोप्सिस इंडेक्स भी बोलते हैं। एवरेज नंबर ऑफ जिनोप्सिला चियोप्सिस पर रैट। एंड ब्रो इंडेक्स, जैसे क्या होता है ना कि कभी कभी 3-4 इंडेक्स एक जगह लिख के, जैसे पर्ल इंडेक्स हो गया, सुलिवान इंडेक्स हो गया, ब्रो इंडेक्स हो गया, इसके अलावा हमने और 3-4 इंडेक्सेस पढ़ रखे हैं, वो सब दे के किसी एक के बारे में पूछ ले कि हाँ ये किसके लिए यूज होता है, तो उसमें ये खाली याद होना चाहिए कि हाँ ये जो इंडेक्स था ये किस डिजीज के लिए था। ट्रीटमेंट का पार्ट हमने देख लिया, बस 3 ही डिजीज आज पढ़नी थी। और इसमें देखिए मलेरिया जो हुआ या फाइलेरिया, से तो पढ़ाने को बहुत लंबा। मेरी आवाज आ रही है कि नहीं? आ रही है सर। आ रही है, ठीक। मतलब वो इसकी पावर खत्म हो गई। ठीक। तो ट्रीटमेंट का पार्ट अगर जैसे थोड़ा सा और अच्छे से अगर देखना हो तो इसको फिर अभी मलेरिया फिर पढ़ेंगे हम। ये तो इसका था पीएसएन के लिहाज से, हाँ, इसके क्या पॉजिटिव एजेंट है